हेलो बच्चों, वेलकम टू मैट्रिक्स। इस सेशन में हम लोग जेईई एडवांस 2026 के पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है पेपर 2 का वो सिंगल करेक्ट टाइप है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है ए वेक्टर, बी टू वेक्टर्स एंड पी क्यू आर विद द पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, जो अपन देखते ही हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज √21, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 3। और एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, ए एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ट्रायंगल का एरिया बता दो, बस सिंपल से सवाल है। ठीक है, तो अपन यही से स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर ये होता है मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 21। सिमिलरली मोड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी विच इज 9। ठीक है, इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो खत्म हो गया, तो ट्वाइस ऑफ मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, इधर कितना 30, तो मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा 15। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4 ए डॉट बी 12 है, तो फिर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट इसको यूज करो। ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट क्या होना चाहिए 0। करेक्ट, तो यहाँ से बोल सकते हैं ए डॉट ए विच इज मोड ए स्क्वायर किसके इक्वल है ए डॉट बी के। तो ए डॉट बी की वैल्यू तो अपने पास कितनी 3, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो फिर मोड बी स्क्वायर कितना बच जाएगा 12। सारे कैलकुलेट कर लिए? नहीं, क्या पूछना चाह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। तो ट्राइंगल OPR का एरिया तो डेल्टा हो जाएगा हाफ ऑफ OP क्रॉस OR का मोड, बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, OP वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर दे रखा था क्या है A वेक्टर, और R का पोजीशन वेक्टर है A प्लस B। तो दोनों वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ A क्रॉस A प्लस B का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1/2। A क्रॉस A तो 0 हो गया, मोड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, और इसको अपन को लिखना आता ही है, इसको लैग्रांजेस आइडेंटिटी से लिख सकते हैं क्या, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं कन्वर्ट। तो हाफ ऑफ दोनों वैल्यू अपने पास, मोड ए स्क्वायर बोलो, मोड ए स्क्वायर कितना है 3, मोड बी स्क्वायर 12 और ए डॉट बी 3 है क्या -9। तो 36 माइनस 9 कितना हो गया 27 होता है 3√3/2। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोल रखा है टी बी टेंजेंट टू दी पैराबोला। एक पैराबोला गिवन है y² = 16x, उसके एक पॉइंट है 64,32, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। वो तो टेंजेंट की इक्वेशन में लिखनी आती है t = 0, x² को रिप्लेस कर दो x(x1) से, y² को y(y1) से, x को x + x1/2, ये सारा रिप्लेसमेंट करे तो y² की जगह y × y1 वो कितना है 32। इसमें से 8 अलग कर लो, 2x की जगह x + 64, तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई 4y = x + 64। तो टेंजेंट का स्लोप अगर मैं देखूंगा कितना है 1/4, ये आ गया होगा। ठीक है, लेट L बी टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट अनदर पॉइंट x1, y1। ठीक है, L एंड T आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो L रहा होगा वो जो टेंजेंट रही होगी उसका स्लोप कितना आया होगा -4। करेक्ट, और बस ये पॉइंट ही कैलकुलेट करना है पहले, x1, y1 किस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अपन लिखते ही हैं, इसको लिख सकते हो 80², 280 करके। ठीक है, और स्लोप और पैरामीटर में क्या रिलेशन होता है 1/t, तो ऐसे t की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर मिल जाएगा आपको x1, y1 का। a तो कितना है 4, t² 16, 1/16, a 4 है तो ये कितना हो गया -8, और तो -8 और -1/4 -2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए 1/4, -2। ये पॉइंट आ गया x1, y। ठीक है, पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकल डिस्टेंस क्या, और किसी भी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस हो जाएगी x1 + a। फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट से इक्वली होती है, क्या पढ़ते हैं अपन। तो x1 कितना है 1/4, a की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर हो जाना चाहिए 17/4।
अगेन ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ न्यूमरेटर से y क्यूब कॉमन ले लूँ तो e टू द पावर 5x प्लस 1 इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई e टू द पावर x कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस वाई टू द पावर 4। तो बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट करूँ, इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x डी एक्स विच इज़ ईजिली इंटीग्रेबल। ये बनेगा 1 अपॉन वाई क्यूब, तो 1 अपॉन वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2y स्क्वायर, ये बनेगा। और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इधर e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 4x बाई 4 और e की पावर -x, तो माइनस e टू द पावर -x ऐसे लिख देता हूँ मैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। और c निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है कि x अगर 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो y की जगह 1/√2 x की जगह 0 रख दूँ तो ये तो कितना बन गया -1, और 1/√2 रखूँ तो ये 1/4, इधर आओ 0 रखूँ तो 1/4, ये -1 प्लस c, दोनों कैंसिल हो गए क्या। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो c की वैल्यू 0 आते में इक्वेशन मिल गई। मैं इधर लिख देता हूँ, इक्वेशन आ रही है -1 अपॉन 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 4x बाई 4 -1 अपॉन e टू द पावर x, ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और आपको वैल्यू पूछिए y की, कहाँ पे ln2 पे, तो x की जगह रख दो ln2। तो अगर मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँ ln2, तो ये तो बना -1 अपॉन 2y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 4 ln2 बाई 4 e टू द पावर ln2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 16/4 हो गया, 16/4 कितना 4, और ये -1/2 विच इज नथिंग बट 7/2, ये बचेगा, ठीक है। तो 2 तो कैंसिल हो गया पूरे में से, तो इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बची -1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो y टू द पावर 4, इधर लेके आ जाओ -7y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक है, y के लिए आराम से सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं y स्क्वायर के लिए सोल्व कर लेता हूँ, कितना बनेगा 7 प्लस माइनस √49 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आया होगा। और जाहिर सी बात है y स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो y स्क्वायर की जो वैल्यू अपन रखेंगे कौन सी रखेंगे 7 प्लस √53/2, और अगर y पूछे तो हो जाएगा √7 प्लस √53/2, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, बी में गिवन है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट SCQ का लास्ट सवाल, आपको एक इंटीग्रल गिवन है, आई लिख देता हूँ, इंटीग्रल है 0 to 2 dx अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 3, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 की पावर x को t रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन एक पावरफुल प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, जिसको अपन बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। अगर मैं किंग प्रॉपर्टी लगाऊं तो 0 से 2 x को रिप्लेस करो किससे 2 माइनस एक्स, तो 3 टू द पावर 2 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ dx अपॉन, यहाँ क्या बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर x, ठीक है। एक 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/3 0 to 2 3 टू द पावर x dx अपॉन 3 प्लस 3 टू द पावर x, ये आ गया, ठीक है। इस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली 3i की वैल्यू हो गई 0 से 2 3 टू द पावर x dx अपॉन 3 प्लस 3 टू द पावर x, ठीक है। और वापस ये जो इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है, इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ 3 बना लो, और 3 बनाने के लिए क्या किया, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 2 वो क्या हो जाएगा 3 dx अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 3, ये बनेगा। दोनों को ऐड कर दो तो 6i की वैल्यू क्या हो गई 0 से 2, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गया क्या dx विच इज 2, तो i की वैल्यू 2/6 मतलब 1/3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मोर देन वन करेक्ट का पहला सवाल है। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है fx,
और ये बोल रखा है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको 10 टाइम डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। तो बस एफ पे ही कमेंट करना है कि एफ में x की पावर 8 का पोलिनोमियल, उसमें कोफिशिएंट क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सब बताना है। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, इस पोलिनोमियल को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। लेट्स से पोलिनोमियल gx है x² - 1 टू द पावर 10, करेक्ट। तो दूर से दिख रहा है कि 20 डिग्री का पोलिनोमियल रहा होगा, नहीं तो डिग्री तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करूँ तो डिग्री 10 बचेगी। तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि एफ की जो डिग्री रही होगी कितनी रही होगी, 10 रही होगी। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, करते हैं भी डिफरेंशिएट। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाऊँगा तो पहले बार तो ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्या। एक काम करते हैं, इसको बाइनोमियल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 10c0 x टू द पावर 20, नेक्स्ट माइनस 10c1 x टू द पावर 18, अगला आ जाएगा 10c2 x टू द पावर 16 माइनस 10c3 x टू द पावर 14 प्लस 10c4 x टू द पावर 12 माइनस 10c5 x टू द पावर 10। इसके आगे के टर्म अपने काम के नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो इसके आगे के सारे टर्म तो क्या हो जाएंगे, 0। ये रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 टाइम डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा क्या, करेक्ट। तो 10c0 तो कितना है, 1। इसको 10 टाइम डिफरेंशिएट करें तो पहले आएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 19, फिर 19 इंटू एक्स टू द पावर 18। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, 20, 19, 18, कितने टर्म, 10 आएंगे। 11 तक लिखा होगा नहीं, तो उसको लिखा जा सकता है 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 10। हाँ, ढंग से देखो, 10 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 20, 19, 18, 10 टर्म्स ही बचेंगे। नहीं, नेक्स्ट अगर इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो 10c1 तो है ही, इसका डेरिवेटिव 18 से स्टार्ट करके 10 टर्म आएंगे क्या, उसको लिखा जा सकता है 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर कितनी बचेगी, 8। सिमिलरली 10c2 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 6, ये बचेगा। माइनस 10c3 इसका डेरिवेटिव 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4। नेक्स्ट विल बी 10c4 इसका डेरिवेटिव 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट ही बचेगा, एक्स की पावर 0 आएगा कितना, माइनस 10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो लिखो मत लिखो, एक ही बात। ठीक है क्या, अब इस पे कमेंट करना है, करेक्ट। तो 100 हमसे यही पूछा है कि ये जो x की पावर 8 है इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, माइनस 10c1 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 माइनस 10c1 तो माइनस 10 हो गया, सही है क्या, ये ऑप्शन भी ठीक है। एक बोल रहा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या बचना चाहिए, कांस्टेंट टर्म तो ये लिखा हुआ है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म तो आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म तो 10 माइनस 10c5 ये हो जाएगा माइनस 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, जो बनेगा माइनस ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये बनेगा। जबकि हमें दिया है माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, एक चीज़ और बची, f(1) और f(-1). हाँ, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इवन फंक्शन है क्या f(x), और अगर इवन फंक्शन है तो f(1) और f(-1) तो इक्वली आए होंगे नहीं, तो बस f(1) कैलकुलेट कर लो। बट यहाँ थोड़ी सी समस्या है, यहाँ अगर मैं f(1) कैलकुलेट करूँगा तो एक बाइनोमियल बनेगी क्या, एक सीक्वेंस बनेगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा नहीं, यहाँ से कैलकुलेट करने की बजाय यहीं से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ gx को, ये जो gx लिखा है x² - 1 टू द पावर 10, इसको लिख दिया x + 1 टू द पावर 10, x - 1 टू द पावर 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये फैक्टर आ रहा है क्या, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो पहली बार में ये x + 1 की पावर 10 भी x + 1 टू द पावर 10 तो एज इट इज आ जाएगा, ये तो कुछ चेंज होगा नहीं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, 10 x - 1 टू द पावर 9 प्लस इसको डिफरेंशिएट करूं तो 10 x + 1 टू द पावर 9 x - 1 टू द पावर 10। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करने वाली है, मैं इस वाले टर्म को अगर देखूं तो दोबारा अगर मैं 9 टाइम्स और डिफरेंशिएट करूं तब भी x - 1 की पावर 10 आ रही है क्या, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही से बचेगा, इसको अगर मैं 9 टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो कांस्टेंट हो जाएगा क्या,
इसे समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हो हर बार 2 टर्म आएंगे, लेकिन अपने काम का कौन सा है जिसमें ये डिफरेंशिएट हो रहा है, बाकियों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं 10 टाइम्स भी डिफरेंशिएट कर दूं इसको, अगर मैं 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूं तो बस इसी को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एज इट इज बचता रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 10, 9, 8 कहाँ तक? 1 तक, विच इज 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे को एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर चाहिए वो हो जाएगी 2 to the power 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, और एफ ऑफ -1 भी सेम ही है। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 हो जाएगा 2 इंटू 2 to the power 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, 2 to the power 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 11 सही है क्या? ये भी करेक्ट आंसर है। तो फाइनल आंसर हो जाएंगे ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको बोल रखा है ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है एपी में, आर इन एपी, सच दैट ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हैज ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के जो रूट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? इंटीजर आ रहे हैं। मैं बोल देता हूँ इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, तो ये तो अपन लिख ही सकते हैं। सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल हो जाएगा? c/a। एक चीज और नोटिस करो, अगर ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कैसा आया? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। यानी सम ऑफ रूट तो नेगेटिव है, प्रोडक्ट है पॉजिटिव है, तो दोनों ही रूट जो रहे होंगे कैसे रहे होंगे? नेगेटिव रहे होंगे। ठीक है, बस ये कंडीशन और लगा दो कि तीनों किस में है? एपी में है। और अगर ए बी सी एपी में है, अगर ये एपी में है तो डिफरेंस सेम रहा होगा। मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए और c माइनस बी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं पहले में तो c माइनस बी की, कि c माइनस बी क्या रहा होगा। तो c माइनस बी को अगर मैं लिखने जाऊँ, b माइनस ए, बी की जगह यहाँ से क्या रख सकता हूँ? माइनस ऑफ ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस ए। ए कॉमन ले लूँ, ए कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा -1। और हमें दे रखा है कि रूट जो है वो इंटीजर है। रूट अगर इंटीजर है तो ये लैम्डा टाइम से ही तो आया नहीं, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, c माइनस बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है क्या? बस अब रूट के लिए और सोल्व करना है, और रूट के लिए सोल्व करने भी ये इक्वेशन भी सोल्व करेंगे अपन। मैं इसको अगले पेज पर लिख देता हूँ। क्या कंडीशन आ रही है? एपी में तो 2b किसके इक्वल है? a प्लस सी के। यहाँ से b और c की वैल्यू लिख लो बस। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा, c की वैल्यू a टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -2a अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू है a अल्फा इंटू बीटा। ए तो कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो एक इक्वेशन मिल गई बेसिकली अल्फा और बीटा में। इस साइड ले आओ, क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ऐसी इक्वेशन अपन ने खूब सोल्व करी है कि इक्वेशन तो ए का वेरिएबल ज़्यादा है, उसमें कंडीशन दे रखी है कि अल्फा बीटा दोनों क्या है? इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। वो भी नहीं, सॉरी, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है तो अल्फा और बीटा क्या है? नेगेटिव रहे होंगे। ये अपन ने चेक कर लिया था। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अल्फा के लिए सोल्व कर लेता हूँ। तो अल्फा को मान लो तो क्या बनेगा? बीटा प्लस 2, और बिना अल्फा के जो पार्ट है उसको इधर भेज दो, -2 बीटा -1। ठीक है, माइनस कॉमन लेके ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं अल्फा की वैल्यू लिख ली बीटा की फॉर्म में, 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। ये आया होगा नहीं? थोड़ा और सिंप्लीफाई करो भी, इस न्यूमरेटर को लिख दिया 2 बीटा प्लस 4 -3 अपॉन बीटा प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि डिवाइड करूंगा तो 2 बन जाएगा। तो अल्फा किस फॉर्म का आ रहा है? अल्फा आ जाएगा 3 अपॉन बीटा प्लस 2 -2, यही बचेगा। और अगर अल्फा इंटीजर है तो 3 जो है डिवाइड होना चाहिए किससे? बीटा प्लस 2 से। और अपन देख लिया कि बीटा नेगेटिव है, और बीटा अगर नेगेटिव है तो ये क्या बन सकता है वो देख लो। बीटा अगर मैं -1 रखूँ तो 3 बनेगा नहीं, अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा। और इसको -3 बनाने के लिए बीटा को क्या रखना पड़ेगा? -5। तो बीटा अगर -5 रख दूँ तो ये -3 -1, अल्फा कितना आ गया? -3। तो रूट ही मिल जाएंगे दोनों। रूट क्या रहे होंगे? -3 और -5। तो अपनी जो इक्वेशन है इसको फैक्टर बना के लिख सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 5 विच इज नथिंग बट a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये रही होगी अपनी क्वाड्रेटिक। ठीक है क्या? इतना अपन बोल सकते हैं। करेक्ट। अब क्या क्या पूछा गया है वो बताओ। तो जो पूछा गया है उस पर कमेंट करें। पहले बोले बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ऑड इंटीजर। हाँ, एक -5 है -3 है, दोनों ऑड इंटीजर है। करेक्ट। वो बोल रहा है c अगर 15 है तो a इंटू बी 8 होगा। c अगर 15 है, c 15 के लिए a की वैल्यू 1 है, तो फिर a 1 है b 8 है,
तो सही बात है, a इंटू बी कितना होगा 80 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और b अगर 8 है, इस केस में b 8 ही आ रहा है ना, हाँ b 8 होने के लिए a की वैल्यू कितनी होगी 1, तो b अगर 8 है तो रूट क्या रहे होंगे -5 -3। ये बोल रहा नहीं x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, ये गलत बोल रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा A B C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वेक्टर 3D का सवाल है, आपको बोल रखा है एल बी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो इस लाइन की इक्वेशन तो आराम से लिख सकते हैं, कैपिटल S विद द फुटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट R टू द लाइन L। तो इसका फुटो परपेंडिकुलर है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स से लाइन है, पॉइंट P और Q से पास कर रही है, P कितना है 1 2 -1, और एक पॉइंट Q है इस पे 2 3 1, ठीक है। और कोई पॉइंट R रहा होगा विच इज़ 4 -1 5, इसका फुटो परपेंडिकुलर इस पे वो दे रखा है क्या, कैपिटल एस। तो फुटो परपेंडिकुलर में बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेंगे, ठीक है। अनोदर लाइन पासिंग थ्रू आर, इससे पास करने वाली, इंटरसेक्ट एल एट पॉइंट टी। एक और लाइन रही होगी ऐसी जो किस पॉइंट पे कट कर रही है, टी पे, सच दैट एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी टी इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो ये जो रेशियो आ रहा है बेसिकली, ये रेशियो कितना है 1:2 है। तो एस और टी दोनों इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या, तो पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख लेनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो पॉइंट तो ये ले लेते हैं 1 2 -1 लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू वेक्टर लिख लेते हैं। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा I + J + 2K, तो डी आर हो जाएंगे 1 1 2, ठीक है। तो पहले एस कैलकुलेट करते हैं, तो एस के पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ मैं, टी भी ये ले सकता हूँ, दोनों पॉइंट ये ले सकते हैं लैम्डा की फॉर्म में, 1 + लैम्डा 2 + लैम्डा -1 प्लस, बस लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आएगी दोनों के लिए, ठीक है। पहले एस कैलकुलेट करने के लिए, एस कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर लिख देता हूँ मैं, आर एस वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करो अभी, 4 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये बन जाएगा लैम्डा -3i, +1 करूँ तो लैम्डा +3j। पॉइंट ये था ना -1 + 2 लैम्डा, -5 और कर दो तो 2 लैम्डा -6k, ये रहा होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है 1 2 1 डी आ रहे हैं, तो डॉट कितना होना चाहिए 0। तो ये जो आर एस वेक्टर है इसका डॉट 0 कर दो, किसके साथ, पी क्यू वेक्टर के साथ। तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो लैम्डा -3, इसको भी 1 से करूँ तो लैम्डा +3, उसको 2 से करूँ तो 4 लैम्डा -12 = 0। तो 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आगे 6 लैम्डा 12 है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है, ठीक है। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 2 रखूँ, पॉइंट एस तो मिल जाएगा, पॉइंट एस क्या रहा होगा 3, 4, और यहाँ 2 रखूँ तो 3, ये पॉइंट तो अपन ने ढूंढ लिया, ठीक है। पॉइंट टी और ले लेते हैं, और पॉइंट टी की अगर मैं बात करूँ तो टी के लिए अगर मैं टी के कोऑर्डिनेट यही ले लूँ 1 + लैम्डा 2 + लैम्डा और -1 + 2 लैम्डा, ठीक है। तो ये रेशियो गिवन है 1:2 में होना चाहिए, करेक्ट। तो 3 किसके इक्वल होना चाहिए, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, 3 इक्वल होना चाहिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 + लैम्डा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, +2 अपॉन 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 9 9 - 3 6, तो लैम्डा की वैल्यू 6। जैसे लैम्डा की वैल्यू 6 आई, ये पॉइंट भी मिल जाएगा, ये पॉइंट क्या हो गया 7, 8, और ये 12 - 1 11, ठीक है। तो सारे पॉइंट तो अपने ढूंढ लिए, पी ढूंढ लिया, एस ढूंढ लिया, टी ढूंढ लिया और आर ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। एक पार्ट में तो बोल रहा है एरिया बता दो इस ट्राइंगल का, जो पी आर टी इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये परपेंडिकुलर ही है क्या, तो हाफ बेस इंटू हाइट से जा सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो डेल्टा लिखा जा सकता है पी आर टी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले डिस्टेंस पी टी इंटू हाइट कितनी है, हाइट है आर एस, ठीक है। ये दो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो बस। तो 1/2 पी टी, अगर मैं पी टी कैलकुलेट करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हुआ 6, वाई कोऑर्डिनेट का भी 6 और जेड कोऑर्डिनेट का 12, तो 6 का स्क्वायर 36 + 36 + 144 कर लोगे तो बहुत आराम से। और अगर मैं आर एस की बात करूँ, आर एस ये वाली डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 है, वाई का 5 है और जेड का 2 - 2 से तो फर्क नहीं पड़ता, अपन स्क्वायर करेंगे तो 152, 1 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, तो √30 हो गया। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 72 और ये 216 बनेगा, 6 √6 बोल दूँ,
√30 इसको बोल दिया √6 इंटू √5, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 36/2, 18√5। एरिया तो मिल गया फटाफट। तो एंगल का एरिया तो कितना है 18√5, ठीक है। बट एक चीज़ और पूछी है उसने, वो पूछी है ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर लिखने के लिए क्या, एक एल्टीट्यूड तो है क्या, तो ऑर्थो सेंटर इसी लाइन पे तो लाई करेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ P से, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर RS पे ही लाई कर रहा है, तो RS की इक्वेशन और लिखो अभी, इक्वेशन ऑफ RS ये और लिखनी पड़ेगी। तो R इज इक्वल टू, पॉइंट तो कौन सा ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, 3 4 3 ले लेता हूँ मैं। पॉइंट तो हो गया 3 4 3 प्लस म्यू टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। और बताओ भी, ये सेपरेट कर लेता तो 1 -5 और 2, तो 1 -5 और 2। तो अपना जो ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं 3 + म्यू, 4 -5 म्यू और लास्ट 3 + 2 म्यू। मिल गया क्या, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और P हमें दे रखा है 1 2 -1, P अपना है 1 2 -1। तो ये वेक्टर लिखा जा सकता है PH वेक्टर। अगर मैं PH वेक्टर लिखूं तो H में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बनेगा 2 + म्यू टाइम्स I। 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 -5 म्यू टाइम्स J, और 1 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 4 + 2 म्यू टाइम्स K, ठीक है। तो अपने कौन सा वेक्टर लिख लिया, PH वेक्टर लिख लिया। एक ये वेक्टर RT वेक्टर और लिख लो, तो RT वेक्टर के मैं DR देख लेता हूँ, तो 7 - 4 3 9 और ये 6 3 9 6 है, तो DR लिए जा सकते हैं 1 3 2। 3 9 6 से 3 से डिवाइड कर दिया, डॉट 0 कर दो बस। डॉट 0 करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 2 + म्यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 -15 म्यू, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 + 4 म्यू, कितना होना चाहिए 0। करो भाई कैलकुलेट, तो ये तो कितना बन गया 10 म्यू इज इक्वल टू, इधर कितना बचा 16, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 8/5, ठीक है। और म्यू की वैल्यू जैसे ही 8/5 आई, H मिल जाएगा, तो H हो जाएगा 3 + 8/5, तो 15 + 8, 15 और 8 कितना हो गया 23/5। 4 - 5 म्यू -8 तो -4, और ये हो जाएगा 3 + 16/5, तो 15 + 16 31/5। ये अपना आंसर हो जाना चाहिए, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन A। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको गिवन है fx भी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to ∞ सेटिस्फाइंग y1 = 0, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। जो दूर से दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं x से डिवाइड कर दूं अगर इस इक्वेशन को, इसको इधर ले आओ, ये बनेगी dy/dx y/x, और इस साइड बचेगा -x², ठीक है। सोल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा -1/x, तो e⁻ln 1/x 1/x से आ जाएगा, और सॉल्यूशन हो जाएगा y × 1/x इज इक्वल टू -x² × 1/x, -x ही बचेगा, -x² 2 + c। तो y हमें मिल गया बेसिकली -x³ 2 + cx, और c कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं 1 पे वैल्यू 0 है, तो 1 रख दूं तो -1/2 + c, यानी c की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो c की वैल्यू 1/2 है, तो y मिल गया हमें, y है -x³ 2 + x/2, ये अपना y, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, चेक करके बताओ, डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, तो ये 1/2 तो कॉमन ही ले लेते हैं, ये बनेगा -3x² + 1, फैक्टर बना दूं क्या, तो -1/2 कॉमन ले लो, ये बनेगा √3x + 1 √3x - 1। अब ध्यान से, हाँ दो जगह 0 हो रहा है डेरिवेटिव, -1/√3 पे भी और 1/√3 पे भी, लेकिन यहाँ माइनस है क्या, तो साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मिनिमा तो आएगा -1/√3 पे, और मैक्सिमा आएगा 1/√3 पे। तो 1/√3 पे ही पूछ रहा है, तो 1/√3 पे मिनिमा नहीं, 1/√3 पे क्या आया होगा, मैक्सिमा आया होगा, ठीक है। और सी बोल रहा है फंक्शन एफ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2, तो 1/√3 के आगे आया होगा 1 से 2, तो नहीं, इंक्रीजिंग नहीं, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब कैसा रहा होगा, डिक्रीजिंग रहा होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया।
ठीक है। एक ऑप्शन और चेक करना है, एक gx दे रखा है और हमें fx इक्वल टू gx के सॉल्यूशन बताने हैं, करेक्ट। दो सॉल्यूशन है कि नहीं, किस इंटरवल में, 0 से इन्फिनिटी में। तो मैं इसको अलग से चेक कर देता हूँ। बेसिकली ये सोल्व करना है कि fx इज इक्वल टू gx, ठीक है। ये सोल्व करने के बजाय मैं ये सोल्व कर देता हूँ fx माइनस gx इक्वल्स टू 0। तो इसको एक फंक्शन ले लिया px करके, तो लिखो भाई px क्या बनेगा, fx तो है माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, यही है। और gx जो दे रखा है, हाँ ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 3/2x। एक बार कैलकुलेट करो भाई, तो माइनस 4 ये हो गया माइनस 9/2 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, माइनस एक्स ही बच जाएगा। तो माइनस एक्स तो कॉमन ही आ गया, है ना। मैं एक काम करता हूँ, माइनस एक्स बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, इधर कितना बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 10x, और माइनस एक्स बाई 2 अगर कॉमन लिया है तो माइनस तो हो गया प्लस 2, ये बचना चाहिए। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, आराम से रूट निकाल सकते हैं। एक रूट तो 0 आ गया, लेकिन मैं 0 नहीं बात करनी है, मैं किस में बात करनी है, 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी मतलब इसके रूट कैसे आएंगे वो चेक कर लो। तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 10/9 और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम भी पॉजिटिव है प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, दोनों रूट क्या रहे होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। बट ये रियल है कि नहीं वो चेक करने के लिए डी चेक कर लो, आ रहा है 100 माइनस 18 इंटू 4, डी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों अलग अलग रूट है और पॉजिटिव रूट है, तो सही बात है। कितने रूट आ रहे होंगे, 2 रूट आ रहे होंगे, बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होंगे, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैट्रिसेस का सवाल है। आपको बोल रखा है आर डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आयोटा तो होता है ये रूट ऑफ -1, दो मैट्रिसेस दे रखी है और इनका प्रोडक्ट जो किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँ तो ये भी 0 ये भी 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँ तो -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँ तो 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँ तब भी 1। ये दे रखा है ए बी सी डी के इक्वल, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू तो हमें मिल गई, ए की वैल्यू कितनी 0, बी की वैल्यू -1, सी भी 1 है और डी भी 1। तो जिन ऑप्शन में ए बी सी डी यूज़ हो रहा है वो तो चेक कर सकते हैं बहुत आराम से ऑप्शन ए में ही बोल रहा है। ऑप्शन ए में क्या चाहता है, बी प्लस आयोटा ए, तो बी कितना है -1, ए तो 0 है 0 हो गया, ये बना 1 प्लस आयोटा, किसके इक्वल आयोटा के, नहीं ये तो आयोटा के इक्वल नहीं आएगा, आप रेशनलाइज करके देख लो, नहीं ये बचेगा आयोटा -1/2, तो आयोटा के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करो, ये बोल रहा है ओमेगा ये होता है ये ठीक है, तो ए इंटू ओमेगा वो तो कितना हो गया 0, बी कितना है -1, सी भी 1 है डी भी 1 है, तो ओमेगा +1, और ओमेगा +1 होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1/ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा। इसका मतलब बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन पे बाद में आएंगे, पहले डी चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी के लिए क्या बोला गया, एच में एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसका वाई वाला जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट वो कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जेड अगर एच में है तो ये भी एच में रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली बस। तो ए तो कितना है 0, तो 0 हो गया, बी कितना है -1 अपॉन सी इंटू जेड, तो सी और डी दोनों 1 है, तो जेड ही बचा z+1, जेड को लिख लिया एक्स प्लस आयोटा वाई +1, ठीक है। रेशनलाइज कर दो भाई, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, x+1 माइनस आयोटा वाई, और डिनोमिनेटर में भी x+1 माइनस आयोटा वाई, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर तो बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर रियल पार्ट तो है माइनस ऑफ x+1 और आयोटा वाला पार्ट हो जाएगा प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। तो आ रहा है ना इमेजिनरी पार्ट तो ये बनेगा y अपॉन ये, कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो ये जो क्वांटिटी है भी किस में बिलोंग कर रही है, एच में, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया करेक्ट। एक सी ऑप्शन और चेक करना है, सी ऑप्शन चेक करने के लिए क्या बोल रहा है, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है दोनों को, ये एस इंटू टी लिखा हुआ है क्या, इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, पावर m के, तो ये पता करो कि m जो 8 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं s इंटू टी लिख देता हूँ, s इंटू टी तो क्या आया था, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 -1 1 1, ये s इंटू टी,
0 -1 1 -1, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूँ तो मल्टीप्लाई कर दो 1 1, दोबारा मल्टीप्लाई करो 0 -1 1 1 से, करो भाई मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँ -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँ ये भी -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँ 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ से इसकी पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर दो 1 0 -1 -1 1 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँ तो 1 और ये -1 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँ तो 1 0, ये 1 ही बचेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँ -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँ ये भी -1, ठीक है। ये पावर 4 है, पावर 8 और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 -1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँ तो -1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँ तो ये 0 हो गया, ये भी -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँ तो 1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँ तो 0, ठीक है। तो आ रहा है बेसिकली ST स्क्वायर के इक्वल, तो ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 8 का मल्टीपल ही होना चाहिए, नहीं, यहाँ गड़बड़ कर रखे हैं। आप ऐसे चेक करो, इसको 8 बनाने के लिए क्या करूँ, इसको 8 बनाने के लिए ST की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया ST टू द पावर 14, और यहाँ हो जाएगा ST का पावर 8, वो भी किसके इक्वल आ रहा है, ST के स्क्वायर के, ठीक है। तो कौन कौन सी पावर इक्वल आएंगी, 2 8 14, AP बन रही है क्या, AP का जनरल टर्म लिख सकते हैं, किस टाइप के बनेगा 6K प्लस 2, इस टाइप के नंबर रहे होंगे, 8 के मल्टीपल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है C, ये भी इनकरेक्ट, तो फाइनल आंसर आ गया B एंड D। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीजर टाइप है, इसमें आपको दे रखा है एंड डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर द सेट, सेट A में 5 एलिमेंट है, B में 7 एलिमेंट है 1 से 7, ठीक है। और कैपिटल S भी सेट ऑफ ऑल फंक्शन A टू B सच दैट f ऑफ 2 2 नहीं है, 4 4 नहीं है, ठीक है। कंसिडर द सेट T, एक फंक्शन है जो सेट में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन G फ्रॉम B टू N सच दैट G ऑफ fx क्या होना चाहिए 2 टू द पावर x, ठीक है। तो कितने ऐसे फंक्शन बने होंगे वो बता दो, बस इतनी सी डिमांड है, ठीक है। तो अपन कंपोजिट फंक्शन में पढ़ते हैं, ढंग से देखो 2 की पावर x कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, और अगर ये 1 1 फंक्शन है तो fx को क्या होना पड़ेगा 1 1 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है इसमें। तो बेसिकली कौन से फंक्शन बनाने हैं, सेट A से सेट B में 1 1 फंक्शन बनेंगे जितने भी, जिसमें f ऑफ 2 2 नहीं है, f ऑफ 4 4 नहीं है, करेक्ट। तो पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं, अपना आंसर हो जाएगा टोटल माइनस वो फंक्शन जहाँ पे f ऑफ 2 किसके इक्वल है 2 के, वो हटा देंगे, वो फंक्शन जिसमें f ऑफ 4 किसके इक्वल है 4 के, वो हटा देंगे, और वो फंक्शन 2 बार हट गए जिसमें 2 2 के इक्वल है 4 4 के इक्वल है, वो ऐड कर दो, f ऑफ 2 2 के इक्वल, f ऑफ 4 4 के इक्वल, ठीक है क्या। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इधर कितने एलिमेंट है 5, इधर कितने एलिमेंट हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे भी 1 1 बनाने के लिए कोई 5 से कनेक्ट करेंगे, कौन से 5 से, पहले कनेक्ट कर लो 7C 5 सेलेक्ट कर लिया इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अगर f ऑफ 2 2 हो जाए तो f ऑफ 2 2 हो जाए मतलब बचे हुए 4 को ही कनेक्ट करना है, किससे, रिमेनिंग 6 से, तो 6 में से 4 सेलेक्ट कर लो इंटू 4 फैक्टोरियल, और अगर f ऑफ 4 4 है तो फिर बचे हुए 4 को ही कनेक्ट करना है, तो वो भी क्या बनेगा 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। लास्ट, अगर f ऑफ 2 2 है और 4 4 है तो ये 3 जो बचे इन्हीं को रिलेट करना है बस, किससे, रिमेनिंग 5 से, तो 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो भी, ये होता है 7C2, 7C2 हो जाएगा 7 इंटू 3 21 इंटू 120, ठीक है। इधर आओ 6C4, 6C4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 15 हो गया क्या, तो 15 इंटू 6C2 ही बनेगा, ये तो 24 ये बनेगा, ये भी सेम आएगा 15 इंटू 24, यहाँ से 5C3 5C2 10 ही होता है क्या, तो 10 इंटू 6 कितना हो गया 60, करो भी कैलकुलेट, ये हो जाएगा, ये तो हो गया 0 और ये 21 और 4 25 20 हो जाएगा, ये बनेगा 360
ये भी 360 और प्लस 60 हुआ क्या, तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है, ये बच रहा है 25 80 में से 720 सब्ट्रैक्ट कर दो और 720 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचाएगा 1860। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। आपको बोल रखा है बुक सेल्फ कंटेन्स 6 डिस्टिंक्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, 5 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फ्रॉम 11 बुक, टोटल 11 है, उसमें 6 तो मैथमेटिक्स की है और 5 फिजिक्स की है। 6 बुक्स आर चूजन एट रैंडम, कितनी सेलेक्ट कर रहे हैं, 6 सेलेक्ट कर रहे हैं। X be the absolute value of the difference between number of mathematics book chosen and number of physics book chosen। तो X क्या है बेसिकली, मैथ्स की कितनी बुक है और फिजिक्स की कितनी बुक है, उनका डिफरेंस ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इस 6 में टोटल क्या क्या हो सकता है देख लो भाई। इस 6 वाले में हो सकता है 6 मैथ की हो, 0 फिजिक्स, 5 मैथ 1 फिजिक्स, 4 मैथ 2 फिजिक्स, 3 मैथ्स 3 फिजिक्स, 2 मैथ्स 4 फिजिक्स, 1 मैथ 5 फिजिक्स, ये रहा होगा बस, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। फिजिक्स की मैक्सिमम 5 है। इस केस में जो डिफरेंस आएगा कितना होगा 6, इस केस में कितना हो जाएगा 4, इस केस में x कितना हो गया 2, इस केस में x कितना हो जाएगा 0, इस केस में x कितना है अगेन 2 और इस केस में कितना है 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। इन सब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें कि x 0 है, 2 है, 4 है और 6, यही हो सकता है, ठीक है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछ रहा है मीन, तो मीन लिखेंगे तो 0 इंटू यही करेंगे, वो तो खत्म हो जाएगा। 2 कैसे कैसे हो सकता है, 4 मैथ 2 फिजिक्स, 4 मैथ 2 फिजिक्स मतलब 6c4 इंटू 5c2, एक तरीका तो ये है, और दूसरा 2 मैथ 4 फिजिक्स मतलब 6c2 5c4 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है 11c6, ये हो जाएगा। 4 के लिए 5 1 और 1 5, 5 1 करूं तो 6c5 5c1, 1 5 करूं 6c1 5c5 डिवाइडेड बाई 11c6, और 6 का तो एक ही केस बन रहा है तो ये हो जाएगा 6c6 अपॉन 11c6। कैलकुलेट कर लो बस, हमें क्या कैलकुलेट करना था, मीन अल्फा हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू ये कैलकुलेट करो भाई, ये कितना हो गया 6c2 और 5c2 15, 15 और 10 150 प्लस ये हो गया 5 6c2 15, 15 इंटू 5 75, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 11c6 तो सब में ही है, ये हो गया 6 इंटू 5 30, 30 और 6 36 और ये तो 1 ही बना, डिवाइडेड बाई 11c6, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 225, 225 इंटू 2 450 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 11c6, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए भाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 4 से, तो 4 इंटू 36 1 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा 4 इंटू 36 मतलब 144, ठीक है, और ये कितना हो गया 6, अल्टीमेटली कितना बनेगा ये हो गया 150, 450 और 150 600 हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई 11c6, ठीक है। और अपने से वैल्यू किसकी पूछी है 77 अल्फा की, मैं इधर लिख देता हूँ 77 इंटू अल्फा, तो 77 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 600 डिवाइडेड बाई 11c6, 11c6 और 11c5 एक ही बात है, ये कैलकुलेट कर दो, तो इसको लिख दिया 7 इंटू 11, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई, इसमें बनेगा 11 10 9 8 7 और 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 5 4 3 2 1, ये बचेगा, करो भी, तो ये 7 कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8 को कैंसिल कर दे, ये 3 को कैंसिल कर दे और 5 2 टाइम्स, तो 6 ही बचा, 600 बाई 6 कितना आ गया 100 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको बोला कंसिडर डेटा कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन x1 से x10 whose मीन इज 5 वेरिएंस इज 7, ठीक है।
तो मीन 5 है तो सिग्मा मिल जाएगा 10 ऑब्जर्वेशन का सिग्मा कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 50 और वेरिएंस अगर 7 है तो वेरिएंस को लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर बाई 10 माइनस मीन का स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर मिल जाएगा तो सिग्मा xi स्क्वायर मिल जाएगा 25 इंटू 7 32 320। तो हमें सारे जो ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशन उनका सम मिल गया, उनके स्क्वायर का सम मिल गया। ठीक है, और एक चीज़ और दे रखी है, ये बोल रखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन x1 से ये है 4 और 3.5। तो फर्स्ट 8 जो रहे होंगे उनका सिग्मा कितना बन जाएगा 8 इंटू 4 32। ठीक है, और उनके स्क्वायर का सम चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा वेरिएंस से। ये क्या बनेगा सिग्मा xi स्क्वायर बाई 8 माइनस मीन का स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये कितना बन गया 16 और 3 19.5 इंटू 8। ये हो गया सिग्मा xi स्क्वायर। जो 8 ऑब्जर्वेशन बचे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, करो भी मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया, ये 4 बना क्या 76, 7 हो गया 156। ठीक है, तो दो जो ऑब्जर्वेशन बचे हुए हैं, कौन से ऑब्जर्वेशन बचे हुए हैं x9 और x10, उनका सम कितना आ जाएगा 50 माइनस 32 कितना हो गया 18। और 10 के स्क्वायर का सम 320 है और 8 के स्क्वायर का सम 156 है। तो x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 320 माइनस 156 और 320 माइनस 156 ये 6 हो जाएगा 461, यही बचेगा। तो ये आ गया 9 और 10 के स्क्वायर का सम। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो तो x9 स्क्वायर x10 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x9 x10 ये कितना हो गया 324। इसकी वैल्यू है अपने पास 164, 2x9 x10 ये है 324। तो यहाँ से x9 इंटू x10 मिल जाएगा क्या, कैलकुलेट करो भी, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, ये बचना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करो ना तो 4 तो 0 हो गया, 2 में से 6 बचेगा और ये 1 यही बचेगा 2 टाइम्स। तो x9 इंटू x10 वो कितना हो जाएगा 80। तो दो नंबर जिनका सम तो 18 है, प्रोडक्ट 80 है, 10 और 8 दिख रहे हैं नहीं, वो 10 और 8, और ये भी बोल रखा है हमें कि x9 छोटा x10 से। तो x9 की वैल्यू कितनी आ गई 8 और x10 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो फिर इसकी वैल्यू बता दो, कर लेंगे कैलकुलेट। 3 टाइम्स x8 कितना हो गया 24 और इसका ट्वाइस 20, आंसर कितना आ गया 44। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको गिवन है कंसीडर एलिप्स, एक एलिप्स गिवन है, ये बोल रखा है एलिप्स है x स्क्वायर बाई 18 प्लस y स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू 1। हाइपरबोला eccentricity is the reciprocal of eccentricity of E whose foci are the same as that of E। दो चीज़ें दे रखी है, तो पहले हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने जाऊँ तो एलिप्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो eccentricity क्या होगी भाई, E स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 12 बाई 18 विच इज 2/3 1/3। तो eccentricity कितनी है एलिप्स की 1/√3। तो अगर मैं हाइपरबोला के लिए बात करूँ तो eccentricity कितनी होगी √3, रेसिप्रोकल है। और फोकाई सेम है अगर तो a इंटू ए भी सेम होगा, इसमें a इंटू ई की वैल्यू, a कितना है √18 हो जाएगा 3√2 इंटू 1/√3, ये आना चाहिए। ये कितना बनेगा 3√2/√3, a इंटू ये आएगा, a की वैल्यू तो कितनी है √18 सही लिख रहे हैं और इसेंट्रिसिटी ये है। तो इसके लिए भी a इंटू ई की वैल्यू कितनी है 3√2/√3। बस यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितनी है √3, तो ये हो जाएगा 3√2/√3 a इंटू, ठीक है। तो 3 तो कैंसिल ही हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो फिर a स्क्वायर कितना रहा होगा 2 और a स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर ई स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हो √6। तो a स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 6, ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो 6 है। तो a स्क्वायर अगर 2 है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4। तो हाइपरबोला मिल गया बेसिकली, a स्क्वायर 2 है b स्क्वायर 4 है। तो फिर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है, ठीक है। और बोला है पी क्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड पैराबोला। एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दे रखा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ? हाइपरबोला के साथ। तो ये तो हाइपरबोला है और पैराबोला हो गया √5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ किए होंगे इंटरसेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हाइपरबोला है और ये अपना पैराबोला है इस टाइप से। तो सही बात है, दो इधर इंटरसेक्ट किए होंगे, दो इधर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पी और क्यू, करेक्ट। और ये जो पी और क्यू पॉइंट है, इनके बीच की लेंथ क्या है? डी। तो उसका स्क्वायर बता दो, बस यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके लेंथ का स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें, इतना ही। तो दोनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दो? √5y। तो सोल्व करने पे बनेगा √5y डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगे तो 2√5y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इधर ले आओ तो वाई स्क्वायर माइनस 2√5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं बोल देता हूँ इसके रूट हैं y1 y2। तो हमें y1 प्लस y2 मिल गया क्या? सम ऑफ रूट वो कितना है? 2√5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? 4, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को, तो इन दोनों पॉइंट में बोलता हूँ ये है x1, y1, ये है x2, y2। तो बस अब हमें क्या पूछा है? ये डिस्टेंस d स्क्वायर। तो d स्क्वायर क्या हो जाएगी? d स्क्वायर हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। इसको तो लिख लेंगे y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4y1 y2 माइनस 4y1 y2, ठीक है क्या। तो इसका स्क्वायर, इसका 4 × 5 कितना हो गया? 20 माइनस 16, ये बनेगा नहीं, कितना आ गया? 4, ठीक है। तो ये तो कितना बन रहा है? 4। और इसको अगर मैं लिखूं, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 और ये कितना है? 4, ठीक है। तो d स्क्वायर x1 स्क्वायर इसी कर्व पे लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर कितना हो गया? √5y1, ये √5y2। तो √5 को मैं लूँ तो y1 प्लस y2 और ये लिखना पड़ेगा x1 × x2। x1 × x2 लिखूँ तो x1 हो जाएगा √5y1 का रूट और √5y2 का रूट। तो अंडर रूट ऑफ √5 तो 5 हो गया, y1 y2 प्लस 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करो भी, y1 प्लस y2 वो कितना है? 2√5। तो 5 × 2 कितना हो गया? 10 माइनस 2 × ये कितना बन जाएगा? √20 वो हो जाएगा 2√5 प्लस 4। तो d स्क्वायर बन रहा है 14 माइनस 4√5 और ये आपको दे रखा था किस टाइप का है? a प्लस b√5। तो a की वैल्यू कितनी? 14, b की वैल्यू -4 और हमसे पूछा है a माइनस b, वो कितना हो जाएगा? 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये बोल रखा है फॉर ए रियल नंबर अल्फा, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, अपन यूज़ करते ही हैं। और मोड एस नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो ये जो मोड एस लिख रखा है ना, ये जनरली अपन नोटेशन क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है -3 से लेके -∞ टू ∞। जी भी सेम डिफाइन है और ये एफ और जी दे रखे हैं, करेक्ट। और ये बोल रहे हैं ये है वैल्यू ऑफ दिस। ए सेट कौन सा है? जहाँ पे एफ डिसकंटिन्यूस है। बी कौन सा है? जहाँ पे जी डिसकंटिन्यूस है। तो बेसिकली डिसकंटिन्यूटी का सवाल है, आपको एफ और जी की डिसकंटिन्यूटी चेक करके बतानी है, ठीक है क्या। तो करो भाई, डिसकंटिन्यूटी की बात करूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है किसका? x³ का। तो x की वैल्यू क्या है? -3 से 3। तो x³ क्या रहा होगा? -27 से 27, ठीक है। तो इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा ये? तो ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? -26, -25, x³ जब रहा होगा कहाँ तक? 0, 26 तक, ठीक है। तो कितने आ गए? 52 + 1 53। तो 53 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये क्या बन रहा है? डिसकंटिन्यूस, करेक्ट। इसकी बात और करो, ये देखो ढंग से क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है ln of 1 + sin² पाई × फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, है ना। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को कहाँ दिक्कत है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को दिक्कत है जहाँ इंटीजर बनेगा x। और इस इंटरवल में इंटीजर क्या क्या बनेगा? इंटीजर बन जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। ये 5 ही तो बनेंगे,
है ना, ये चेक पॉइंट्स हो गए। बट अगर मैं चेक करूं -2 पे फ्रैक्शन पार्ट, तो -2 से कम का फ्रैक्शन पार्ट, -2 से ज्यादा का फ्रैक्शन पार्ट, एक 0 को अप्रोच करेगा और एक 1 को, तो 0 भी बने तब भी साइन 0, और ये 1 भी बन गया तो साइन स्क्वायर पाई, वो भी कितना 0। अल्टीमेटली क्या बन रहा है, 0 ही बन रहा है क्या, तो ln1 भी कितना हो गया 0। ठीक है, और अगर ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू चाहे इंटीजर से छोटी आए इंटीजर से बड़ी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट जहां पे ये पॉइंट है, इन 5 पॉइंट आ रहे हैं क्या इस इंटरवल में, आए होंगे, इन 5 पे तो क्या है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, और जहां पे बाकी पॉइंट है, बाकी पॉइंट पे 0 बनेगा नहीं, और अगर ये 0 नहीं बनेगा तो एक इंटीजर प्लस बनेगा, एक इंटीजर माइनस बनेगा, तो कंटिन्यूअस तो नहीं आएगा। ठीक है क्या, तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए इसके, मॉड ए की अगर मैं बात करूं कितने बन जाएंगे, 53 में से क्या हटा दो, 5 हटा दो, तो 53 - 5 कितने हो गए 48। तो 48 तो ऐसे पॉइंट है जहां पे एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सेम तरीके से जी के लिए कैलकुलेट करें। हाँ, तो यहां भी ध्यान से ये लिखा है x³ साइन स्क्वायर पाई इंटू ln ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट लिखा हुआ है क्या, यही है। तो बाकी सब तो कंटिन्यूअस है, इसी को दिक्कत है। और कहाँ दिक्कत है, इंटीजर पे। तो इसके चेक पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट की बात करूं तो -2 से प्लस का फ्रैक्शन पार्ट 0, और -2 माइनस का कितना होगा 1, तो 0 बनते ही तो लोग कितना हो गया 0, लेकिन अगर 1 बन गया तो ये क्या बना ln2, और साइन की वैल्यू ln2 पाई पे 0 नहीं होती है। ठीक है क्या, तो -2, -1, 1 और 2 इन चारों पे तो क्या आएगा डिसकंटिन्यूअस। लेकिन देखो 0 पे ये क्या बन गया 0, और अगर ये 0 बन गया तो भले ये 0 बने या ना बने, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आना है 0 ही आना है। ठीक है क्या, तो 0 पे क्या बन जाएगा ये कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने पॉइंट आए, 4 ऐसे पॉइंट है जहां पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और हमसे यही बोला था ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 48 + 8, और 48 + 8 कितने हो गए 56, ये आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ। हाँ, ये पेपर 2 में 4 क्वेश्चन ये भी दिए हैं अभी 2 मार्क्स के, जो पहले भी पूछ चुका है जेई क्वेश्चन स्ट्रीम वाले जो सवाल है, 2 2 नंबर के सवाल हैं सारे, पैराग्राफ टाइप बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। आपको गिवन है कंसिडर कर्व C1, और C1 तो अपना जाना पहचाना है e⁻⁻x 0 से 10 पाई में, और ये C2 भी डिफाइन है 0 से 10 पाई में, दोनों 0 से 10 पाई डिफाइन है। एन बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C1 C2। पहले तो n की वैल्यू बताओ, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये इक्वल होना चाहिए किसके, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के। ठीक है, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये कितना होना चाहिए 1। बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशन अपने सोल्व की है, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, बन जाएगी इक्वेशन। नहीं, और ये तो पॉइंट पे अच्छे आते हैं, जहाँ पे 1 है तो जहाँ ये 1 होगा ये 0, ये 1 होगा तो ये 0, तो इसके तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये E1 पाई और E1 पाई + π/2। ठीक है, किधर चेक करना है, 0 से लेके 10 पाई में, तो क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे, एक तो 0 से स्टार्ट कर लो, अगला क्या आएगा π/2, एक ये बनेगा। नहीं, तो 0 से 10 पाई में, अब ये ध्यान रखना ये 0 वाला जो एंगल है 0 पे भी आएगा और 10 पाई पे भी, तो हर एक 2 पाई में कितने बन रहे हैं 2, तो 5 टाइम्स करूं तो 10, लेकिन 0 और 10 पाई दोनों आ रहे हैं क्या, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11। मैं लिखता हूँ कौन से, 0 आएगा, फिर π/2 आएगा, है ना, फिर दोबारा क्या आएगा इधर 2 पाई आएगा, ये 2 पाई + π/2 5 π/2 आएगा, फिर इधर 4 पाई आएगा, और 4 पाई + π/2 वो बनेगा, वो कितना हो जाएगा 9 π/2। काउंट कर लेंगे ऐसे कितने बनेंगे, यहाँ से क्या आएगा 6 पाई, यहाँ से फिर आ जाएगा 13 π/2, यहाँ कितना आएगा 8 पाई, और यहाँ हो जाएगा 17 π/2। ठीक है, वापस यहाँ क्या आएगा 10 पाई, तो ये वाले एंगल तो कितने आएंगे 6 आएंगे, ये 5, तो टोटल कितने हो गए 11। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर तो बहुत आराम से बोल सकते हैं, 15 का आंसर कितना है 11। ठीक है, इसका 16 जो पार्ट है वो ट्रिकी है थोड़ा सा। उसने बोल रखा है बीटा बी द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन C1 एंड C2। ये जो 2 ग्राफ आपको दे रखे हैं ना, e⁻⁻x और e⁻⁻x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इनका क्या बताना है एरिया बाउंडेड। मैं एक को y1 लिख देता हूँ, एक को y2। ठीक है, ये बताओ कहाँ से कहाँ, α1 से α4 तक। ठीक है, तो α1 तो पहला ही पॉइंट रहा होगा, ये तो क्या आ गया 0, और α4 क्या बनेगा 0 π/2 2 पाई और 5 π/2, ये रहा होगा आपका α4। इधर लिख देते हैं, तो α1 तो कितना है 0, अगले पे लिख लेते हैं। तो
तो अल्फा 1 तो कितना हो गया 0 और अल्फा 4 कितना है 5π/2, ठीक है। और हमें मालूम है ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच में, π/2 पे भी करेंगे 2π भी करेंगे, तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपना इंटीग्रेशन का आंसर क्या होना चाहिए, ये जो बीटा की वैल्यू है ये ब्रेक करनी पड़ेगी कहाँ से, एक तो 0 से π/2, पहला तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, मैं मोड ले लेता हूँ क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, मोड अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अगला π/2 से 2π, y1 माइनस y2 का मोड, और लास्ट 2π से 5π/2, y1 माइनस y2 मोड dx, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके डिफरेंस को इंटीग्रेट करना है एक बार, करेक्ट। तो वो करके देखते हैं, y1 माइनस y2 लिखो, y2 माइनस y1 लिखो, एक ही बात है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, e⁻⁻x, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, sin x प्लस cos x माइनस 1, ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ y2 माइनस y1, मोड ले लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ना है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो क्लासिक इंटीग्रल बन रहा है क्या, नहीं बन तो रहे e⁻⁻x, इस माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो यहां से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, -1 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा 1 माइनस cos x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है e⁻gx, gx का डेरिवेटिव -1, और ये जो fx लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यही है क्या, है क्या। तो फिर आंसर क्या आना चाहिए e⁻−x इंटू 1 माइनस cos x, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा क्या, नहीं इसी को बस यूज करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 नहीं, इंटीग्रेट तो कर ही लिया अपन ने, इंटीग्रेट होने के बाद जो बचा वो देख लो, तो इंटीग्रेशन तो लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट लगा दो बस। तो ये क्या बनेगा e⁻−x 1 माइनस cos x, और इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2, ऑफ कोर्स मोड लेंगे। सेकंड e⁻−x 1 माइनस cos x, इसकी लिमिट 0 से नहीं π/2 से 2π, π/2 से 2π। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल दे दिया अभी, π/2 से 2π, हाँ किसी भी एंगल से 2 मार्क्स का तो नहीं बनता है। e⁻−x 1 माइनस cos x, लास्ट लिमिट क्या बची 2π से 5π/2, बस इसमें इंटीग्रेशन आसान दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। रखो भी वैल्यू, π/2 रखूँ cos π/2 0 है तो 1 बन गया, e⁻−π/2, और माइनस 0 रखूँगा तो cos 0 1, 0 हो जाएगा क्या। इस वाले में 2π रखूँ तो cos 2π 1, 1 माइनस 1 0, यही बनेगा। और π/2 रखूँ e⁻cos π/2 0, यही बनेगा, ठीक है। लास्ट 5π/2 रखूँ e⁻−5π/2, cos 5/2 0 हो जाएगा ये तो, और 2π रखूँ तो 2π पे तो पूरा 0, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ e⁻−π/2 प्लस e⁻−5π/2, ये किसकी वैल्यू है बीटा की, ठीक है। और आपसे पूछा है बीटा -2, इधर लेके आ जाओ, तो बीटा -2 ऑफ e⁻−π/2, ये किसके इक्वल आया e⁻−5/2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा -1/π, इसका लॉग ले लूँ, इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा -5π/2, तो अल्टीमेटली 5/2 बच रहा है, वो कितना होगा 2.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको 2 एलिप्स गिवन है, एक जो एलिप्स है वो है x² प्लस इसको लिख दिया y² अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1, और दूसरा एलिप्स है x² अपॉन 1/4 प्लस y² इज इक्वल टू 1, दिख रहा है। एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दूसरा वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेसिकली दोनों को सोल्व ही करना है। वो सोल्व करने के लिए मैं काम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 4x² माइनस x² 3x², y² माइनस 4y² 3y² इज इक्वल टू 0। तो 2 लाइन आ रही है बेसिकली, x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या बता रही है कि एलिप्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या तो y इज इक्वल टू x लाइन पे करेंगे या y इज इक्वल टू माइनस x लाइन पे करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो कौन सी लाइन पे कर रहे होंगे y इज इक्वल टू x पे, ठीक है। और x और y अगर इक्वल ले लूँ तो ये हो जाएगा 5x² 1, x² 1/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√5, और y भी इक्वल ही रहा होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने बहुत आराम से ढूंढ लिया इनका, ठीक है।
पूछा क्या है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे एंगल बता दो, इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं अपन। उसके लिए क्या चाहिए, डिफरेंशिएट करो दोनों को, स्लोप ही चाहिए। इसको अगर डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 8y y डैश कितना हो गया 0। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितना है, उधर ले जाओ, -2x अपॉन 8y, तो -x अपॉन 4y, और x और y तो इक्वल ही है, तो कितना आ गया -1/4। -1/4 जो है वो टेंजेंट का स्लोप आ गया फर्स्ट वाले के लिए, इसको m1 बोल देता हूँ, ठीक है। सेम दूसरे कर्व को अगर डिफरेंशिएट करूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, 8x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -4x/y, यही बनेगा। और x और y तो इक्वल ही है, 1/√5 1/√5, ये कितने आ गई, ये हो गई m2, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता ही है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, करेक्ट। तो -1/4 -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 1, ये आपका tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 1/4 15/4 बन रहा है क्या, 15/8, ये आ जाना चाहिए tan थीटा। तुमसे क्या पूछा है, 4 tan थीटा, तो 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2, 15/2, और 15/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5, ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, विच इज इजी, ये काम तो अपन करते ही हैं, ठीक है। बट इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है, अल्फा इज द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ द इलिप्स। ये जो एरिया है ना, ये जो दोनों का एरिया है, ये एरिया बता दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये एरिया और कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए, हाँ ये y इक्वल टू x लाइन है क्या, तो ये दोनों पार्ट बराबर ही होंगे। वैसे तो चारों एरिया बराबर है, बट इसको मैं भी डिवाइड कर दूं, इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं a, ये मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, ये वाला, अपन ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो एरिया होगा इस एरिया का 8 टाइम हो जाएगा क्या, क्लियर है। तो अपना जो एरिया आया होगा वो एरिया क्या आया होगा, एरिया बन जाएगा 8 टाइम्स इस एक पार्ट का एरिया। उस एक पार्ट के एरिया के लिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं क्या, ये ऊपर वाला कर्व है, ये नीचे वाला कर्व है, ठीक है। तो कर्व माइनस लाइन, ये इंटीग्रेट कर देते हैं। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए y की वैल्यू बताओ भाई, y² आ जाएगा 1 - x² / 4, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट ऑफ 1 - x²। तो इंटीग्रेशन 1/2 रूट ऑफ 1 - x² में से इस कर्व के लिए y की वैल्यू क्या है, x, dx, ठीक है। लिमिट कहाँ से स्टार्ट करो, 0 से, और ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 1/√5, 0 से 1/√5, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसको भी उसने बोल रखा है कि ये अल्फा के इक्वल है, ये जो एरिया है किसके इक्वल है, अल्फा के। कोट अल्फा की वैल्यू बतानी है, पहले अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन तो जानते ही है क्या होता है, ये हो जाएगा x/2 रूट ऑफ 1 - x², ठीक है, प्लस a²/2, वो कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 दोनों के साथ है, साइन इनवर्स x/a, 1 ही हो गया। और इसका इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रख दो 0 से 1/√5, तो ये आंसर हो जाना चाहिए, कितना बने 1/√5 रखूं तो ये 1/4 इंटू 1/√5, ये 1/√5, रूट 1 - 1/5, 4/5, तो 2/√5, ये बनेगा, प्लस 1/4 इंटू ये बना साइन इनवर्स 1/√5, माइनस इधर रखूं ये हो जाएगा 1/10 ही हो जाएगा। और 0 पे तो सारे ही क्या हो रहे हैं 0, वो रखने की जरूरत नहीं है। ये भी देखो, ये भी 1/10 ही बन रहा है क्या, ये तो कैंसिल हो गया। तो अल्फा की वैल्यू आई 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/√5, ये अल्फा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बोल सकता हूँ कि अल्फा/2 की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1/√5, यानी साइन अल्फा/2 की वैल्यू है अपने पास, वो कितनी है 1/√5, ठीक है। और पूछा है कोट अल्फा, तो tan अल्फा से चले जाए, तो पहले tan अल्फा/2 बता दो। अगर साइन अल्फा/2 है, tan अल्फा/2 कितना बचेगा 1/5 - 1, 4 का रूट कितना हो गया 2। तो tan अल्फा/2 अगर है तो tan अल्फा हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 -
10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा कितना हो गया, 10 अल्फ़ा हो जाएगा, कितना बनेगा 1, ये 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो 10 अल्फ़ा अगर 4/3 है, कोट अल्फ़ा 3/4 विच इज़ 0.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या?